66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी, आपसे कुछ देर पहले ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है। जी हां, तो 66 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में होंगे। सरायकेला से चंपई सोरेन, जो कि कुछ दिन पहले तक वो जेएमएम में थे, उन्हें भी अब बीजेपी का टिकट दे दिया गया है। बीजेपी की सूची में महिलाओं को भी काफी तादाद में टिकट दिया गया है। महिलाओं के साथ भी एक जस्टिस कह सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का कहना है कि युवाओं को, महिलाओं को सक्रिय पॉलिटिक्स में, राजनीति में आना चाहिए, इस हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो 66 सीटों का ऐलान कर दिया। उसमें से आपको बता रहे हैं अलग अलग सीटों से बोकारो से विरंची नारायण को टिकट दिया गया है। रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से सीपी सिंह पर एक बार फिर से भाजपा ने जताया है भरोसा। तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना विश्वास जताया है। बेरमो से गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को यहां से टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को भी गुमला से टिकट दिया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग सीटों से किस तरह से किन किन लोगों को टिकट दिया गया है। भाजपा ने राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन 68 में से 66 सीटों पर जो उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो अब से कुछ देर पहले जारी कर दी गई। ये आपके सामने वो लिस्ट किस तरह से अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो विधानसभा है, और वहां से जैसे धनवार से बाबूलाल मरांडी और इस तरह से तमाम जो 66 लोगों के नाम हैं जिनको कि यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भाजपा की पहली सूची जारी, आप देख सकते हैं उनकी फोटोज के साथ। बाबूलाल मरांडी धनवार से, चंपई सोरेन सरायकेला से, और इस तरह से अनंत ओझा राजमहल, माधव चंद्र महतो नाला से, सत्येंद्रनाथ तिवारी को गढ़वा सीट से टिकट देने का काम किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो लगातार 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का बीजेपी ने ऐलान किया था और उसमें से 66 सीटों की जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। ये उन लोगों के नाम, उन प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया। और अब इन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी भाजपा ने एक भरोसा जताया है कि वो किस तरह से जो अब से कुछ ही दिनों के बाद वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी को सत्ता में आसीन करने का काम इन्हीं लोगों के कंधों पर, इन्हीं लोगों के जिम्मे दिया गया है। लोबिन हैब्रम बोरियो से बाबूलाल मरांडी धनवार, चंपई सोरेन, लगातार ये बड़े चेहरे हम कह सकते हैं कि इसमें चंपई सोरेन, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और वहां से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, काफी दुखी होकर वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें वहां से इस बार टिकट भी दिया है चंपई सोरेन को सरायकेला से। तो ये कुछ अहम नाम और वो सीट जहां से ये चुनावी मैदान में खड़े होंगे। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर, सीपी सिंह रांची, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर, नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी, सुनील सोरेन दुमका, मीरा मुंडा पोटका से। तो इस तरह से अगर मैं 2000 और ये कि बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके नामों की भी घोषणा कर दी है प्रत्याशियों के। केरल के वायनाड से नाव्या हरिदास को उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने लिस्ट में कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के उपचुनाव, इसके लिए भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। चाहे केरल की बात हो, असम की बात हो, बिहार की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, कर्नाटक की बात हो, आप देख सकते हैं बसवराज बोमई, शिवगांव, और केरल से पलक्कड़, चिलाकरा, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विजयपुर, बुधनी, इन तमाम सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। राजस्थान के झुंझुनू, रामगढ़ की बात की जाए, राजस्थान में ही दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, सलुम्बर, वहीं पश्चिम बंगाल से आपने देखा किस तरह से ये अलग अलग जो उपचुनाव जहां जहां होने वाले हैं उसके लिए भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा, और इस तरह से अलग अलग जगहों से, बोकारो से
विरंची नारायण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों के बाद वहां पे चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का बीजेपी ने ऐलान किया था और उसमें से 66 सीटों पर कौन कौन से उनके उम्मीदवार होंगे इस बात का ऐलान कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले ही ऐलान कर दिया और डीडी न्यूज के जरिए आप इस बात को देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बीते चुनाव की बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिलचस्प ये आंकड़े कि किस तरह से बीते चुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन था। अगर बीजेपी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कुल 81 सीटें हैं झारखंड में और 81 में से 42 सीट, जो जादुई आंकड़ा है वो 42 सीट का है। जिस किसी भी पार्टी को 42 सीट मिल जाए या उससे ज्यादा, वो सत्ता में काबिज हो सकता है। तो ये 42 का जो आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा। और पिछले साल 2019 के विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो इसमें 30 सीटें जेएमएम जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई थी और जेएमएम के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसे 25 सीटें हासिल हुई थी। तो बीते चुनाव में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन दूसरी पार्टी के तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 25 सीट जीतकर वो दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन इस सब के बीच जो सियासी गणित है वो कैसा है, हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी और मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन समाचार में। और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी सोमेश पटेल और राजेश राज भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं सोमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो 68 में से 66 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा गया? क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों जब इसको लेकर मैराथन मीटिंग हुई थी उसमें तमाम छोटी छोटी बारीकियों पर बीजेपी ने ध्यान केंद्रित किया था। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड में कुल 81 सीट है और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पहला जो 13 नवंबर को चुनाव होगा 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर। जिस तरह से बीजेपी ने 66 सीट जारी किया, जिसमें जो महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें मैं बात करूं, बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरी हैं, चंपई सोरेन है, रघुवर दास के बेटे हैं। ये तमाम वो दिग्गज नाम है जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने कुछ देर पहले कल ही सीट शेयरिंग की हुई थी, जिसमें अपने उन्होंने प्रत्याशियों के बारे में घोषणा की। तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो झारखंड में जो चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर जारी कर दिया। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, उनके ऊपर एक बार बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया। दूसरा, इसमें जो यहाँ पर जो जिनको सीट दिया गया उसमें महिलाओं को भी यहाँ पर सीट शेयरिंग की गई। तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बातें इस बार जी बिल्कुल। और इसमें जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही बारीकी से टिकट बंटवारे के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखा गया, समझा गया। जातीय समीकरण और जो परफॉर्मेंस थे लोगों के, विधायकों के, उसको भी काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया गया बीजेपी की तरफ से। जी जरूर, साफ तौर पे बीजेपी यहाँ पर लगातार जब चुनाव के समय में लगातार यहाँ पर आक्रामक रूप में दिखा दी। चाहे संथाल परगना की बात हो, बांग्लादेश घुसपैठ की बात हो, चाहे यहाँ पर पलायन की बात हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करती रही। और लगातार जो विधायक थे, इससे पहले जिन लोगों ने 2019 पे चुनाव लड़ा था, उनके ऊपर जो विधायक थे, जो ग्राउंड पर जिन विधायकों ने काम नहीं किया, उनके आधार पर यहाँ पर उनको टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है। हम रुक करेंगे राजेश का। राजेश, जिस तरह से चंपई सोरेन, हालांकि हर कोई इस बात को लेकर मुतमईन था कि जब भी लिस्ट जारी होगी चंपई सोरेन को जरूर टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ जेएमएम में, उसके बाद से ये सारी चीजें हुई। कैसे देखते हैं इस नाम को? चंपई सोरेन का नाम कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है असीम, क्योंकि चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। सरायकेला से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि रघुवर दास, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू को जमशेदपुर पूर्व, जहां से पिछली बार सरयू राय ने उन्हें चुनाव मैदान में पराजित किया था, उस सीट से रघुवर दास, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनको जमशेदपुर पूर्व से चुनाव मैदान में बीजेपी ने टिकट दिया है। और जमशेदपुर पश्चिम से जदयू की टिकट पर सरयू राय किस्मत आजमाएंगे। कई मुख्यमंत्रियों की धर्मपत्नियों को चुनाव मैदान में जो है वो उतारा गया है। गीता कोड़ा जो है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मधु कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा
मीरा मुंडा जो पोटका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमाएंगी, वो अर्जुन मुंडा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और कुल मिलाकर 12 जो महिलाएं हैं उन पर 66 जो सूची जारी की गई है उसमें 12 महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। बड़ी तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम तमाम जो सामाजिक समीकरण है, जो संरचनाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जहां अपर क्लास को भी टिकट दिए गए हैं, वहीं पर सोशल इक्वेशन से भी बहुत सारे लोगों को चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जहां चुनाव मैदान में होंगे, वहीं गांडेय से हेमंत सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो महिलाओं के खिलाफ महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी, ये जो 66 सीटों का ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, कैसे इसको देखते हैं? किस तरह से जो चेहरे हैं जिनका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात हो या फिर रघुवर दास की बात हो, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? आप सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। विनय जी, आपकी आवाज। जी। हाँ, दो जो प्रभारी यहाँ बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति के, वो दोनों महारथी है, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा। इन लोगों ने एक एक सीट पर तैयारी की, एक एक सीट का मूल्यांकन किया और कौन कहां से जीत सकते हैं उस हिसाब से इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। और सारे लोगों को, जो बड़े शीर्ष नेता थे, सबको एडजस्ट करने का काम किया। खास करके आदिवासी सीटों पर इन लोगों ने फोकस किया है और इस बार आदिवासी सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज को उतारा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, चूंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें 28 में से 26 सीटें बीजेपी हार गई थी आदिवासी। इस बार उस कमी को दूर करने के लिए चंपई सोरेन को भी उतारा जा रहा है, मीरा मुंडा को भी उतारा जा रहा है। पिछली बार जो रघुवर दास चुनाव हार गए थे कोल्हान क्षेत्र से, उनकी जगह पर उनकी पुतोह को भी जमशेदपुर पूर्वी से दिया गया। जो तमाम दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको इस बार एडजस्ट किया गया है। उनको चुनाव, सुदर्शन भगत को लड़ाया जा रहा है जो एमपी रहे हैं। तो हर वैसे नेता जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनमें क्षमता है, उनको आदिवासी सीटों पर उतारा गया और पूरा सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। एक एक सीट पर सामाजिक समीकरण क्या है, क्योंकि दोनों जो दिग्गज प्रभारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, दोनों चुनावी राजनीतिज्ञ के देश में विशेषज्ञ माने जाते हैं। और उन लोगों ने एक एक सीट पर एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सूची और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए, आदिवासी में लोकप्रियता का ध्यान रखते हुए इन लोगों ने उम्मीदवार उतारने का काम। तो विनय जी, क्या ये कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में जो कुछ गलतियां हुई थी, हम सभी जानते हैं टिकट बंटवारे के टाइम में, उस गलती को, उस भूल को इस बार दुरुस्त किया गया है? न केवल गलती को ठीक किया गया है, बल्कि सारे नेताओं को भी संतुष्ट किया गया है। बिल्कुल। पिछले बार भी अर्जुन मुंडा की पत्नी चाहती थी टिकट और उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, तो मुंडा जो उस जाति के लोग हैं, उनको लगा मेरे लीडर को अपमान हुआ और उन्होंने वोट नहीं कोल्हान में किया, जिसके कारण कोल्हान में बुरी पराजय हुई। इस बार तमाम जो दिग्गज नेता है, उनका ध्यान रखा गया है, उनका एडजस्टमेंट किया गया है, उनकी बातों को रखा गया है। और उनको अब पोटका से मीरा मुंडा का लड़ना बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत लोकप्रिय है अर्जुन मुंडा उस क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में हर चीज का। और जो सहयोगी दल है, उनके साथ भी बड़ा समन्वय किया गया है। आजसू को 10 सीटें दी गई है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी गई है। अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव प्रभारी है, उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है, जो सहयोगी दल है एनडीए का, पूरी तरह से संतुष्ट है यहाँ। और लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा लक्ष्य है कि यहाँ एनडीए जीते, सीट हम नहीं ज्यादा कम चाहते, एक ही सीट से वो संतुष्ट। तो इन चीजों का बड़ा असर पड़ेगा चुनाव में। 19 में पूरी तरह से संगठन गठबंधन बिखर गया था और गठबंधन बिखर जाने के कारण भाजपा की पराजय हुई थी। इस बार गठबंधन भी मजबूत है, प्रत्याशियों का चयन भी बेहतर है, इसलिए बड़ा जोरदार कह सकते हैं कि जो होमवर्क है बीजेपी का, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया गया। लेकिन सोमेश, हम जानते हैं कि बीते चुनाव में जो गठबंधन सहयोगी आजसू था, उनके साथ
जो समझौता नहीं हो पाया था उसकी वजह से जो कुछ हमने देखा कि नुकसान हुआ बीजेपी को। इस बार 10 सीटें दी गई हैं आजसू को, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो गठबंधन की राजनीति पर और सीटों के जीतने पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कहीं कहीं आपने देखा होगा 2019 में जब आजसू जब बीजेपी से अलग हो गए थे, और इस बार कहीं 2024 में जब आजसू को 10 सीट दिए मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो ग्राउंड पर जाना, लोगों के बीच में जाना, अपनी बातों को रखना, और लगातार कल हमने उनसे बातचीत भी की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, यहाँ पर 5 सालों में इस इलाके में कोई भी विकास नहीं हुआ है। आज भी इस इलाके में पलायन जारी है, भ्रष्टाचार जारी है, क्राइम जारी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें बीजेपी को जिस तरह से 2019 में उन्होंने किनारा किया था, तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी के साथ मिलकर वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन राजेश, सीटों का अब हो गया कि 66 सीटों ने का डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो। लेकिन अब है कि किस तरह से बीते 5 वर्षों में बीजेपी के पास वो कौन कौन सी बातें होंगी, वो कौन कौन से एजेंडे, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के पास जाएगी। राजेश साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चमकदार चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केंद्र में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के सहारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में निश्चित तौर पर अपनी धमक जो है वो वापस करना चाहेगी। रघुवर दास ने 5 साल तक जो काम किए उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में दिखाई पड़ा। हालांकि रघुवर दास स्वयं भी जो जमशेदपुर पूर्व है वहां से चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि रघुवर दास ने काफी सारे विकास के काम किए थे। इसके बावजूद उन्हें जनादेश नहीं मिल पाया, क्योंकि जनता जो है वो जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। हेमंत सोरेन भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। संथाल परगना का जो उनका पूरा इलाका है, वह जो संथाल का इलाका है, वहां पर गुरुजी जो शिबू सोरेन है, उनके पिताजी, उनका एक बड़ा नाम रहा है और उसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के जो काम है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काउंटर करने की कोशिश करेगी, और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वह सर्वोपरि होगा झारखंड विधानसभा के इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ये चाहेगी कि भ्रष्टाचार को एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है, एक बड़ा फेस बनाकर वह हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश करे। आरजेडी कांग्रेस के सहारे चुनावी बैतरनी पार करना चाहेंगे हेमंत सोरेन। उनको कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है और आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन है उसको भी वो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी भी हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं, और कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी और हेमंत सोरेन की आज बैठक हुई है रांची में। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आरजेडी की तरफ से 7 सीटों पर मान मनोबल का दौर जारी है। आरजेडी 12 सीटें वहां पर चाहती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हेमंत सोरेन के जो भ्रष्टाचार है और फिर कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे एक्सपोज करती है, और बीजेपी के पास कौन सा वो चेहरा होगा जिस चेहरे के सहारे बीजेपी हेमंत सोरेन को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल विनय जी आपसे कि ये जो हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीते 5 वर्षों में जो हेमंत सोरेन है उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल गए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हमलावर है, रहेगी भी बीते इस चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन जो हम लोग कैंडिडेट की बात कर रहे थे, गीता कोड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से, सीता सोरेन इस बार उम्मीदवार बना गया एमएलए में। तो महिला नेतृत्व को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तवज्जो दिया है, और बहुत दिग्गज लोग हैं ये लोग हैं। गीता कोड़ा सांसद रही, पहले एमएलए रही, उनके पति भी मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा। तो ऐसे लोगों को फिर से मौका दिया गया है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की पुतौह है, उनको भी जामताड़ा से उतारा गया है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार पर तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से आक्रामक रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा या सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी का जो विकास योजना है और गांव में जो उनकी लोकप्रियता, वो उनका सबसे बीजेपी का मेरे समझ से प्लस पॉइंट है। उनके काट में हमें हेमंत सोरेन भी अपनी
विकास के कामों को अंजाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हेमंत सोरेन। लेकिन एक मोदी का जो चेहरा, मोदी का नाम है, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, चलिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोमेश आपका भी और राजेश राज